जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपके पास आज महाराष्ट्र के चुनाव जो कि 20 तारीख को पोलिंग होनी है, एक ही फेज में है, उस पे आते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सिरके जी, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई। महाराष्ट्र पे इनकी ऐसी पैनी पकड़ है ना कि आम पत्रकारों की बात मैं नहीं कर रहा, मेरी इनसे जब बात होती है, इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए जो कि वाकई में इस बार चुनाव में आप देख लेंगे। तो इनके पास हम जाने के साथ ही इनके साथ इनका एक सवाल है मेरा। मोदी जी ने कहा हम एक हैं तो सेफ हैं, योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि डाइकोटॉमी जो पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में आज दिख रहा है। इवन फडणवीस जी को यह समझाना पड़ा कि क्या है ये योगी जी का स्टेटमेंट, और अजीत पवार इस पे तो बहुत ज्यादा नाखुश हो गए थे शायद। और फडणवीस जी को यह कहना पड़ा कि अजीत पवार शायद अपने पुराने अलायंसेस के इन्फ्लुएंस में हैं। क्या है मामला? एक है तो सेफ है या फिर बटेंगे तो कटेंगे? इसके अलावे आज की तारीख में, क्योंकि आज हो गया 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं इनफैक्ट फॉर द महाराष्ट्र वोटर्स टू कास्ट देयर वोट एंड टू डिसाइड द फेट। मेरी नजर जो आपसे बात हुई थी पहली बार, उसके हिसाब से जो आपने कहा था 23 और 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 को रिजल्ट आएगा, 26 तक सरकार बनना है। ये 3 दिन या फिर 3 दिन के बाद क्या होगा? जी सुभाष जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं और आपसे निवेदन है कि खुल के बोलें। नो फुल स्टॉप्स, नो कॉमर्स फॉर दैट मैटर। जी सुभाष जी। देखिए, पहला मुद्दा आपने जो बोला कि बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा, और एक है तो सेफ है ये मुद्दा, तो उसमें योगी आदित्यनाथ इन्होंने जो बटेंगे तो कटेंगे ये जो मुद्दा उठाया था, उसके बाद 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस नारे को थोड़ा सा माइल्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। मैसेज वही है लेकिन थोड़ा सा उन्होंने माइल्ड कर दिया। ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि महाराष्ट्र जो राज्य है वो प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज जैसे या विधायक जो प्रोग्रेसिव लीडर है वो यहाँ पर हुए थे, और उनका एक विचारों का अभी भी उनके विचार जो है वो मानने वाला एक बड़ा तबका महाराष्ट्र में है। ज्यादातर मराठा जो है वो छत्रपति शाहू महाराज को मानते हैं, जिन्होंने मराठाओं के एजुकेशन के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, और उस वक्त उन्होंने सारे पार्टियों यानी जो सारे समाज के तबके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोल्हापुर में मैं गया था तो वहां पे मुस्लिम बोर्डिंग है, तो मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़े इसके लिए उन्होंने खास रूप से वहां पे व्यवस्था की थी। जैन धर्मियों के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, मराठा के लिए तो की थी उन्होंने, लेकिन दलित समाज जो है वो शिक्षा ग्रहण करे इसके लिए भी उन्होंने 1905 के बाद कोशिश की थी। तो यानी जब यूनिवर्सल एजुकेशन इस देश में नहीं था, तब जो पिछड़े वर्ग था उसको शिक्षा देने का काम उन्होंने किया था, और उसके लिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल बनवाए थे जिसके तहत जो गांव के बच्चे वहां पर कोल्हापुर में आके पढ़े, और उसके लिए उन्होंने जो जमीन आवंटित किया था जिसका जो फिनेंशियली उसकी एक स्टेबिलिटी है उसको देने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। तो ये सारा जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है यहाँ पे बटेंगे तो कटेंगे सीधे हिंदू मुस्लिम होता नहीं है, ये बीजेपी को समझ में आई और इसलिए थोड़ा सा माइल्ड उनको करना पड़ा, लेकिन उसका रिएक्शन आ गया। आप देखते हैं कि अजित पवार ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ये प्रोग्रेसिव भूमि है, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अशोक चव्हाण, उनको ये स्टैंड लेना पड़ा, उन्होंने भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पे नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे जो बीजेपी की हैं और प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की लीगेसी है उनके पास, उन्होंने भी ये बात कही, लेकिन बाद में वो पलट गई, शायद पार्टी का दबाव आया होगा उनके ऊपर। लेकिन ये 3 जो बड़े नेता हैं, एक मराठा समाज के 2 बड़े नेता और एक वंजारी समाज, ये ओबीसी समाज काफी बड़ा है महाराष्ट्र में, और इसकी लीडर मानी जाती है पंकजा मुंडे। तो ये 3 बड़े नेताओं का बयान जो है इसके खिलाफ, ये दर्शाता है कि बीजेपी का जो गेम प्लान था कि
ये पूरा चुनाव का प्रचार है वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ या धार्मिक विद्वेष पैदा करने के खिलाफ, धार्मिक विद्वेष पैदा करने के बारे में लेने का जो हमेशा उनका तरीका होता है, वैसे उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उसको तवज्जो नहीं मिल रही। मैं पश्चिम महाराष्ट्र में अभी अभी जाके आ रहा हूँ, वहां पे 5 डिस्ट्रिक्ट में मैं घूमा और लगभग वहां पे 46 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र है, वहां पे मैं गया था। तो वहां पे हमें देखने को मिला कि ये जो मामला है वो नहीं चल रहा है। वहां पे अभी भी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, किसानों को उपज को जो भाव नहीं मिल रहे हैं वो समस्या सबसे बड़ी है। और लोग बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, इसका पहले आप जवाब दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे वो अलग बात है, लेकिन किसानों को क्या मुआवजा मिल रहा है, किसानों के गन्ने को या फिर सोयाबीन को क्या भाव मिल रहा है, इसके लिए बारे में किसान पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं कि 70 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां पे सोयाबीन की उपज बड़े पैमाने पे होती है और सोयाबीन का जो रेट है वो 11,000 से लुढ़क कर 7,000 तक आ गया है। और ये मामला किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसके लिए जमीनी हकीकत पे लोग ये मांग कर रहे हैं कि 10 साल का आपने जो काम किया था उसके ऊपर आप वोट मांगिए, और उसके लिए वो नेताओं को बाध्य कर रहे हैं। अभी इसकी स्ट्रैटेजी बीजेपी को पता है कि लोकसभा चुनाव में उनको बहुत मुक्की खानी पड़ी थी, सिर्फ 7 सीटें बीजेपी की आई थी। तो इसका मतलब है कि वो जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं, और कई मामले में उन्होंने विपक्ष में सेंध लगाने के लिए इंडिपेंडेंस को काफी बड़े पैमाने पे खड़ा किया है। तो 136 ऐसे विपक्ष यानी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको एनसीपी के खिलाफ खड़ा किया गया है। एनसीपी में जो उनकी जो तुतारी बजाने वाला आदमी, ये जो उनका चुनाव चिन्ह है, तो 136 ऐसे लोग हैं जिनको ट्रम्पेट दिया गया है, ट्रम्पेट निशानी दी गई, चुनाव चिन्ह दिया गया है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 3 जगह पे ये जो ट्रम्पेट चुनाव चिन्ह लेने वाले लोगों ने ज्यादा वोटें ली। इसके लिए एनसीपी शरद पवार गुट है, उनको पराभव का सामना करना पड़ा था, जिसमें सातारा सबसे बड़ा उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है, जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जो नई बात अभी मुझे समझ में आई, बीजेपी ने 7 जगह पे एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ भी अपने बागी उम्मीदवार खड़े किए। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि चुनाव के बाद क्या एकनाथ शिंदे उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके लिए भी वो अभी आश्वस्त नहीं है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि नवाब मलिक ने कुछ ही दिनों पहले, नवाब मलिक जो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ जा सकते हैं चुनाव के बाद। एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया था। तो इसलिए बीजेपी के गुट में भी अशांति का माहौल है और वो भी ऑन टोज है। तो देखना यह कि अभी आगे प्रचार, क्योंकि 3 दिनों में मारकाट होगी, 7 पार्टी आपस में भिड़ रही है, तो जाहिर है कि मारकाट होगी। जमीन पे हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पे सारे पार्टियों ने अपनी प्रचार यंत्रणा है वो झोंक दी है। बड़े नेता लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण, इनको जब मैं मिला तो रात को 2 बजे तक वो लोगों से मीटिंग करते रहे थे। वक्त कम है, इसलिए ज्यादा लोगों को मिलना ये बहुत जरूरी है। कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, यानी 50-50 लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं बड़े नेता, जो कभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो गांव-गांव में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे पास आप आए नहीं। तो ये माहौल यहाँ पे है। दूसरा जो आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन का, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में तो पृथ्वीराज चव्हाण इन्होंने भी कहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि 3 दिनों में किसी भी पार्टी को मुख्यमंत्री पद चुनना ये आसान नहीं है, क्योंकि हंग असेंबली की तरफ जा रहा है। किसी को भी मेजॉरिटी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मेजॉरिटी मिलती है तो भी पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कांग्रेस के कि 180 के ऊपर अगर हमारी सीटें आती है 288 में से, तभी हम स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे, नहीं तो बीजेपी सेंध लगा देगी
ये 3 पार्टियों में, तो क्या 180 से ज्यादा सीटें आएंगी? क्योंकि 154 सीटें विधानसभा की सीटों पर बढ़त हासिल है लोकसभा चुनाव का, अगर हम परिणाम देखें तो। लेकिन उससे ज्यादा अगर सीटें हासिल करनी है तो जाहिर है कि एक अंडर करंट चाहिए, एक वेव चाहिए, जो आज की तारीख में सतह पर दिखती नहीं है। आपका कहना है कि शायद की बात मैं कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क के साथ, एकनाथ शिंदे शरद जी के साथ जा सकते, शरद पवार जी के साथ। अजीत पवार तो ऐसे भी शरद जी के साथ है, शरद पवार जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो ये डाइकोटोमी है, शायद एक डर का अभाव, मैंने कहते हैं ना डर का प्रभाव, कि हम शायद सीट ना ले रहे हो, तो दो नेता अलग अलग तरीके से बयान देते हैं। एक योगी जी देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री उसको संभालने की कोशिश करते हैं, और फडणवीस जी उस पे थोड़ा बहुत लेप लपाट लगाते हैं कि शायद अजीत जी ना नाराज हो, एकनाथ जी ना नाराज हो। पर सवाल उठता है कि ये जो इनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, वो तो ऐसे भी महाराष्ट्र में, गलत हूं तो आप बताएंगे, वो तो सिर्फ सेना का था। वो सेना का आइडियोलॉजी था, जिसपे सेना, ठाकरे साहब ने अपने सेना को खड़ा किया, और आज ठाकरे परिवार भारतीय जनता पार्टी से दूर है। क्या इसका भी असर पड़ रहा है? क्या ठाकरे साहब का जो आइडियोलॉजी था, लेट लैमेंटेड बाला साहब ठाकरे, जो कि शरद जी के बहुत करीबी भी हुआ करते थे, आपको पता ही है जी, कुछ कह रहे थे आप। उद्धव ठाकरे आज की तारीख में हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा उनका जो प्रभाव है वो मुस्लिमों में है, और ये हमें लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि मुंबई और औरंगाबाद में जहाँ पे जो मुस्लिम तबका ज्यादा है, वहां पे शिवसेना को वोट मिला है। और इसलिए जैसे मैं मालेगांव आउटर नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे दादा भूसे नाम के कैबिनेट मंत्री वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे उनकी हालत खराब है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम समाज जो है वो उनके खिलाफ बोल रहा है, उनको कठिनाई हो रही है वहां पे प्रचार करने में। और वहां पे शिवसेना के जो अद्वै हिरे नाम के उम्मीदवार हैं, वो उनके प्रचार सभाओं को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये मामला है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे उनके पास नहीं, क्योंकि पिछली बार शिवसेना 2019 में शिवसेना उनके पास थी और शिवसेना साथ में थी, इसलिए दोनों मिला के लगभग 160 से ज्यादा की सीटें उनके पास थी। लेकिन शिवसेना अलग हो गई, और इसके लिए 105 सीटें जो बीजेपी की थी, वो उनको बहुमत का आंकड़ा 145 का छूना नहीं पा, यानी वो नहीं पार कर पाए। और यही कारण है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रही। बाद में उन्होंने तिकड़मबाजी करके पार्टियां तोड़ के उन्होंने बहुमत हासिल किया, नंबर हासिल किए, उसके बाद उनकी सत्ता आई। तो ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे उनके पास नहीं है, ये सबसे बड़ा उनकी कमजोरी है। एकनाथ शिंदे उतने क्राउड पुलर नहीं है, उतने जो उनका धौंस होना चाहिए वो मतदाताओं में उतना नहीं दिख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है दबी आवाज में कि पैसे ज्यादा फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं नाकाबंदी में, जब पुलिस नाकाबंदी वहां पे कर रही है तब। लेकिन हमें यह भी देखने को मिला वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मैंने देखा कि बड़े धड़ल्ले से, बड़े पैमाने पे लोगों को खाना बांटा जा रहा है, और ब्लॉक वाइज लोगों को खाना बांटा जा रहा है, उसमें ज्यादातर मटन सप्लाई किया जा रहा है। तो ये माहौल हम देख रहे हैं वहां पे, और इसमें पैसे दोनों तरफ से लगे हुए हैं। जाहिर है कि आगे भी मतदाताओं को डुबाने के लिए और कोशिशें की जाएगी। कितने एक्सपेंडिचर जो चुनाव अधिकारी हैं वो पकड़ते हैं, ये भी देखना बाकी है। लेकिन दोनों तरफ से कोशिशें हो रही है, और हमें ये देखने को मिल रहा है कि आसान नहीं है महाराष्ट्र का चुनाव इस बार, और उसमें काफी सारे जो नेता हैं वो धराशायी होंगे, ये भी तय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।